जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस हब बाई डीएस सर में। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। साथ ही आज की श्रृंखला में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 का एनालिसिस। क्या देखने वाले हैं हम? साथी आज देखने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम एनालिसिस 2023, जिसमें आज है आपकी 18 मई और 18 मई की सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम का एनालिसिस हम देखने वाले हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए, आप लोग जुड़े रहेंगे। एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से साथी क्वेश्चन रहेंगे, इन सभी का हम डिटेल से अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे स्टूडेंट के मेमोरी बेस्ड ओरिजिनल क्वेश्चन आपके सामने रहने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों से निवेदन है एक बार से दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि जिन भी विद्यार्थियों का एग्जाम रह गया है उनके लिए क्लास इंपॉर्टेंट साबित होगी। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा और मंजिल के प्रति जागरूक रखेगा। कह रहा है साथी, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रख हम किसी मोड़ पर तुझे बदल ही देंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अपनी मेहनत, जुनून, लगन और पागलपन के तहत हम वक्त को जरूर बदलेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। वही कह रहा है कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले हमें, लेकिन याद रखना कि हम किसी न किसी मोड़ पर तुझे जरूर बदल देंगे। ठीक है, इसी जोश और जुनून के साथ चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था, भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन आए थे उसमें 3-4 और पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी भागीरथी की सहायक नदी है। तो इंपॉर्टेंट जो प्रमुख सहायक नदी है या कह सकते हैं मुख्य सहायक नदी है, उसका नाम है भीलांगना नदी। क्या नाम है साथी? भीलांगना नदी इसका नाम है। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अतिरिक्त जो भागीरथी नदी है, ये इसकी और सहायक नदियां हैं, जिनमें से जानवी गंगा, सिया गंगा और असी गंगा। कौन कौन सी? जानवी गंगा, सिया गंगा और असी गंगा, ये भी नदियां हैं। ये आपकी भागीरथी की सहायक नदियां हैं। और हमने आपको करवाया था कि जो भागीरथी है और अलकनंदा है, देवप्रयाग में मिलकर क्या बनाती हैं? गंगा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी कहाँ से बनती है? तो याद रखेंगे, भागीरथी नदी और भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी के संगम से देवप्रयाग में गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, पंथी किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? बात करेंगे पंथी के बारे में, तो याद रखना, अगर छत पे जाएंगे तो पंथी मार के बैठना पड़ेगा आपको। तो याद रखेंगे, जो पंथी है छत पर जाएंगे तो पंथी मारकर बैठना पड़ेगा, इसलिए ये ट्रिक हो गई। तो छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएगा आपका पंथी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक समुदाय रहता है, सतनामी समुदाय। सतनामी समुदाय के द्वारा इसको बनाया जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन पूछा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखेंगे, ये डेट थी आपकी 4 फरवरी। क्या थी? 4 फरवरी 1916 की डेट थी। कब की? 4 फरवरी 1916 में आपके महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसका जो विश्वविद्यालय का उद्घाटन था, ये किसने किया था? तो माफी चाहेंगे, मोदी जी का नाम ले रहे, महात्मा गांधी जी ने। किसने? महात्मा गांधी जी ने इनका क्या किया था? उद्घाटन किया था। और महात्मा गांधी जी ने यहीं पर अपना पहला भाषण भी दिया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, बॉम्बे जयश्री किस श्रेणी की प्रमुख गायक है? तो याद रखेंगे, जो बॉम्बे जयश्री है साथी, ये आपकी कर्नाटक के एक मशहूर गायक है। कहाँ की? याद रखेंगे, कर्नाटक के एक मशहूर गायक हैं और संगीतकार हैं। ठीक है, कौन है? नाम क्या है? तो बॉम्बे जयश्री। इसके अतिरिक्त जो बॉम्बे जयश्री है, इन्होंने तमिल, तेलुगु और कन्नड़ तथा मलयालम और हिंदी समेत कई भाषाओं में गायन किया है। ये भी याद रखेंगे। और इतना भी याद रखना है, तो 2021 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, जो कि भारत का चौथा सर्वोच्च पुरस्कार है, पद्मश्री। इससे सम्मानित किया गया था किसको? बॉम्बे जयश्री को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। एक मशहूर गायक है, कौन सी श्रेणी की है? तो दक्षिण भारत में एक कर्नाटक श्रेणी होती है। देखो, दक्षिण भारत का एरिया होता है वो कर्नाटक श्रेणी, जबकि उत्तर भारत का जो एरिया होता है वो आपकी हिंदुस्तानी श्रेणी होती है। ठीक है, तो कर्नाटक श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था, संविधान के भाग 16 में किसका उल्लेख मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखेंगे। जो संविधान का भाग 16 है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसमें कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का इसमें उल्लेख मिलता है। ठीक है, याद रखेंगे। कुछ वर्ग कैसे? जैसे एससी और एसटी। क्या होता है आपका? एससी एसटी जो होते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं भाग 16 में। और याद रखेंगे, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक इसका उल्लेख मिलता है। इसी में आपका आता है अनुच्छेद 338, जिसमें आपका अनुसूचित जाति आयोग, उसके अलावा अनुच्छेद 338 है, इसमें हो जाएगा अनुसूचित जनजाति आयोग। और एक और आता है आपका अनुच्छेद 338 भी, इसमें आता है पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको भी संवैधानिक दर्जा 2018 में दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाग 16, जिसमें कुछ वर्गों के लिए जैसे एससी एसटी के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की?
तो इसको याद रखेंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल हैं साथी विनय कुमार सक्सेना। कौन है? विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल हैं। इन्होंने 26 अक्टूबर 2022 को दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था टीएफआर का पूर्ण रूप क्या है। तो टीएफआर के बारे में याद रखेंगे, इसका होता है टोटल फर्टिलिटी रेट। क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट इसका पूर्ण रूप होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। ये आपका जनगणना में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो टोटल फर्टिलिटी रेट आपका टीएफआर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा था कल्याणी कुट्टी अम्मा किस लोक नृत्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखेंगे। ये मोहिनी अट्टम की शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है और केरल राज्य से संबंधित है, ठीक है। इनको मोहिनी अट्टम की माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहिनी अट्टम डांस है जो इसकी माता कैसे कहा जाता है, तो कल्याणी कुट्टी अम्मा। इनका पूरा नाम है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, ठीक है। और शॉर्ट में इनको कहते हैं के अम्मा। क्या कहते हैं? के अम्मा। इतना भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है द बॉल के रूप में किस क्रिकेटर को जाना जाता था। तो याद रखेंगे, द बॉल की बात की जाए तो वर्तमान में भारतीय टीम के ये कोच हैं और पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं जिनका नाम है राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ साथी ऐसे खिलाड़ी थे जो भारतीय क्रिकेट टीम में दीवार के रूप में जाने जाते थे, द बॉल के रूप में जाने जाते थे, ठीक है। जब भारतीय टीम के लगातार विकेट गिरने लगते थे तो उस समय इनको बल्लेबाजी के लिए भेजा जाता था। तो ये दीवार की तरह बॉलरों के सामने अड़के खड़े हो जाते थे और अपना विकेट नहीं देते थे, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहते थे? द बॉल के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है एंड देन वन डे अ मायरर किसकी पुस्तक है। एंड देन वन डे अ मायरर किसकी पुस्तक है? तो याद रखेंगे, ये भारतीय सिनेमा के एक मशहूर एक्टर हैं, याद रखेंगे, नसरुद्दीन शाह। कुछ इस तरह से ये दिखाई देते हैं, इनकी फोटो आप देख सकते हैं। एंड देन वन डे अ मायरर पुस्तक किसकी है? नसरुद्दीन शाह की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है। अनफिनिश्ड पुस्तक के बारे में पूछा गया था, तो याद रखेंगे प्रियंका चोपड़ा इसकी लेखक हैं वर्तमान में, याद रखेंगे। इनके द्वारा लिखी गई है अनफिनिश्ड पुस्तक, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नगर निगम के चुनाव कौन कराता है। कह रहा है नगर निगम के जो चुनाव होते हैं साथी ये कौन कराता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो नगर निगम के चुनाव होते हैं जिस राज्य में होते हैं तो उस राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है, ठीक है, याद रखेंगे। आपका प्रधानमंत्री का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव या आपका जो लोकसभा या फिर राज्यसभा या फिर विधानसभा, ये सारे के सारे चुनाव आपका करवाता है और कौन सा? केंद्र निर्वाचन आयोग, ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग। जबकि जो नगर निगम और आपके ग्राम में प्रधान और जो मुखिया चुने जाते हैं उनका चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है नवंबर 2022 तक लोकसभा के स्पीकर कौन रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो वर्तमान में भी है और ये बदले नहीं है, याद रखेंगे। नवंबर 2022 तक श्री ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं और ये राजस्थान से सांसद हैं, ये भी याद रखेंगे। राजस्थान के कोटा से, कहाँ से? राजस्थान के कोटा से ये सांसद हैं। श्री ओम बिरला वर्तमान में क्या है? आपके लोकसभा के स्पीकर हैं। अगला प्रश्न पूछा था निम्नलिखित में कौन सी फसल खरीफ की फसल है। तो खरीफ में बहुत सारी फसलें होती हैं लेकिन आपको ऑप्शन में बाजरा दिया गया होगा। क्या दिया गया होगा? बाजरा, ठीक है। तो इनमें से याद रखेंगे चावल, मक्का, बाजरा, रागी, चारा, सोयाबीन, मूंगफली, कपास, ये जितनी भी फसलें हैं ये सारी की सारी खरीफ में बोई जाती है, यानी कि बरसात के समय, ठीक है। फसलों को 3 रूप में बांटा गया है। सबसे पहले तो याद रखेंगे एक रबी होती है, उसके अलावा जायद होती है, यही क्रम है, ठीक है, जायद और फिर होती है खरीफ। कुछ लोग अपने यहाँ इस तरह से शुरुआत करते हैं, खरीफ नंबर 1, फिर रबी, फिर जायद, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ जो जून जुलाई का महीना होता है उसी में आपकी खरीफ की फसल बोई जाती है, ठीक है। और अक्टूबर नवंबर में आपकी रबी की तथा मार्च अप्रैल में आपकी बोई जाती है जायद की, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये सारे के सारे ऑप्शन जो हैं ये आपके खरीफ से संबंधित हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न का क्या रहा है? कह रहा है कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भारत के कुल कितने स्थान शामिल हैं। तो बात करेंगे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में, तो याद रखेंगे वर्तमान में कुल 40 विश्व धरोहर भारत में है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इनमें से नवीनतम कौन सी है सर, क्वेश्चन पूछ लेगा। तो गुजरात राज्य में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थान है धौलावीरा, इसको क्या बनाया गया है? नवीनतम विश्व धरोहर बनाया गया था। जबकि 39वां विश्व धरोहर है आपका रामप्पा मंदिर। क्या है? रामप्पा मंदिर, जो कि आपका तेलंगाना में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है धर्मसभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखेंगे धर्मसभा की स्थापना 1829 में राधाकांत देव नामक व्यक्ति ने की थी। किसने? राधाकांत देव ने। ये कौन थे साथी? ये साथी जो थे ये आपके सती प्रथा का समर्थन करते थे, यानी कि जो पहले अपने जब पति की मृत्यु के बाद महिलाओं को सती किया जाता था, ये कहते थे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ब्रह्म समाज जो थी वो चाहती थी कि सती प्रथा का विरोध हो, यानी कि सती प्रथा खत्म हो जाए। इसलिए इन्होंने क्या किया साथी, ये इन्होंने ब्रह्म समाज से अलग करके अपनी एक सभा बनाई जिसका नाम रखा धर्म सभा। और कब बनाई थी? तो 1829 में बनाई थी। और तभी तो आपको पता होगा कि 1829 में ही जो आपका विलियम बेंटिक था गवर्नर जनरल भारत का, उसने क्या कर दिया था? सती प्रथा को बैन कर दिया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछा दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है। तो दुर्गा पूजा आपका पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है।
अगला प्रश्न कह रहा था पांडव वंश की स्थापना किसने की थी, ऐसा भी क्वेश्चन आया था, तो याद रखेंगे 560 ईस्वी में। कब? 560 ईस्वी में नेडुंजेलियन नामक एक राजा थे। क्या नाम था इनका? नेडुंजेलियन नामक एक राजा थे, इसके द्वारा पांडव वंश की स्थापना की गई थी। और जो पांडव वंश है ये सबसे ज़्यादा प्रभावी कहाँ पर रहा, तो तमिलनाडु में रहा। आप कुछ इस तरह से भारत का हिस्सा देखते हैं, यहाँ पर जो इतना सा हिस्सा है तमिलनाडु और केरल का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ पर आपका पांडव वंश का शासन रहा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था 2011 के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो ओवरऑल साक्षरता दर देखी जाए तो 74.04 इसकी साक्षरता दर हो जाएगी। जबकि इनमें से जो पुरुषों की साक्षरता थी वो 82.14 थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता आपकी 65.46 थी। इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था कौन से आक्रमणकारी राजा ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने 4 प्रांत दान किए थे, इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे जो सेल्यूकस निकेटर था, कौन था? 305 ईसा पूर्व में आपका सेल्यूकस निकेटर नामक एक क्या था, आपका एक राजा हुआ करता था जो कि सीरिया का शासक था। इससे पहले सेल्यूकस निकेटर आपके उसकी सेना में सेनापति था सिकंदर के। तो इसने 305 में पुनः से जब से आपके उसके चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया तो ये आक्रमण में विफल हो गया। तो चंद्रगुप्त मौर्य जीत गया और संधि के रूप में इसने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। और अपनी पुत्री के विवाह में काबुल, गंधार, हेरात और मकराना ये 4 प्रांत दहेज में दिए थे। ठीक है, याद रखेंगे किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन कौन से? काबुल, गंधार, हेरात और मकराना, ये 4 प्रांत थे जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये सेल्यूकस निकेटर ने क्या किए थे? दान में दिए थे। ठीक है, और इसी समय मेगास्थनीज को अपना राजदूत बनाकर भेजा था। अगला प्रश्न कह रहा था सैरोगेसी अधिनियम किस वर्ष आया था, तो याद रखेंगे भारत सरकार के द्वारा 2016 में सैरोगेसी अधिनियम बनाया गया था। इसमें क्या था, जो विषम लैंगिक है, कौन से? समलैंगिक नहीं होंगे यहाँ पर, विषम लैंगिक होंगे। जो आपके विषम लैंगिक लोग होते हैं, जैसे पति पत्नी, जो नेचुरली होते हैं पति पत्नी, उनके लिए जो भारतीय जोड़े हैं उनमें जो बांझपन हो, जिनके पुत्र नहीं होते हैं, वो सैरोगेसी के माध्यम से अपने पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, जो पति पत्नी होते हैं उनमें जो बच्चे नहीं होते उनके लिए सैरोगेसी के माध्यम से बच्चों को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं ये लोग। ठीक है, याद रखेंगे सैरोगेसी अधिनियम 2016। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा था बस्तर दशहरा का मेला किस राज्य में लगता है। ठीक है, बस्तर दशहरा का मेला किस राज्य में लगता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि याद रखेंगे कहाँ पर लगता है, तो बस्तर अंचल नामक एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है आपके छत्तीसगढ़ में, यहीं पर बस्तर दशहरा मेले का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न पूछा था साथी हौज ए सुल्तानी, क्या पूछा था? हौज ए सुल्तानी जलाशय का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे इसको कहते थे राजाओं का जलाशय। क्या कहते थे? राजाओं का जलाशय। ठीक है, याद रखेंगे राजाओं का जलाशय इसको कहा जाता था। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखेंगे इल्तुतमिश नामक व्यक्ति था। इल्तुतमिश नामक आपका राजा हुआ करता था गुलाम वंश का। ठीक है, इसे वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। और इसने क्या किया था साथी, इल्तुतमिश ने हौज सुल्तानी नामक जलाशय बनवाए थे। इसके अलावा इल्तुतमिश को याद रखेंगे इसने 40 सरदारों का एक गठन बनाया था, 40 सरदारों का एक संगठन बनाया था, जिसमें से जो आपके 9 सरदार थे ये आपके मुख्य भूमिका में रहते थे। ठीक है, हालांकि 40 सरदार होते थे लेकिन वास्तविकता जो जिनके हाथों में शक्ति थी वो केवल 9 सरदार होते थे। ठीक है, इसके अलावा इसकी पुत्री का नाम था रजिया सुल्तान। क्या नाम था? रजिया सुल्तान, जो कि भारत की पहली महिला शासिका थी, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है पेमेंट विजन 2025 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो याद रखेंगे पेमेंट विजन के बारे में हाल ही में आरबीआई के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा था शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो शकूर खान की बात की जाए तो भारत के एक प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। क्या है? सारंगी वादक हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे क्या नाम है इनका? शकूर खान। ठीक है, अगला प्रश्न कह रहा है धनगरी गजा लोक नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन आया था लेकिन ये क्लियर नहीं है, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन था। याद रखेंगे आप इसका, यदि आपसे यही पूछा था धनगरी गजा, तो याद रखेंगे ये महाराष्ट्र का हो जाएगा। महाराष्ट्र का रंगीन और पारंपरिक लोक नृत्य है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है पेट में उपस्थित अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जब साथी पेट में अपनी अम्लीयता आ जाती है, क्या हो जाता है? अम्लीयता आ जाती है, तो इसको जब दूर करना है, ठीक है, जिसमें हमको खट्टी खट्टी सी डकारें आती हैं, कभी कभी जी में चलाता उल्टी भी आ जाती है। ठीक है, तो इसमें जब अम्लीयता दूर करते हैं तो उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे साथी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। किसका? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं पेट में अम्लीयता को दूर करने के लिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था, क्वेश्चन आया था कि द रेस ऑफ माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये कई बार पूछी गई है। याद रखेंगे मिल्खा सिंह, जो कि ये आपके सामने रहे। ठीक है, भारत की आन बान शान और भारत के स्प्रिंटर धावक थे। याद रखेंगे इन्होंने पाकिस्तान में जाकर के पाकिस्तान के खिलाड़ी को हराया था। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने पुस्तक लिखी है द रेस ऑफ माई लाइफ। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे।
अगला प्रश्न कह रहा है दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखेंगे दिल्ली में जो लाल किला है साथी वर्तमान में इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, जबकि जो आगरा में है, कहाँ पर, जो आगरा का लाल किला है, आगरा रेड फोर्ट है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो आप याद रखेंगे इसका निर्माण करवाया था शाहजहां का दादा अकबर था। किसने करवाया था? इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है वर्तमान में जर्मनी का चांसलर कौन है? तो इस तरह से क्वेश्चन आया था, तो ओलाफ स्कॉल्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी के चांसलर कौन है वर्तमान में? ओलाफ स्कॉल्ज है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा ओलाफ स्कॉल्ज से पहले कौन था? तो याद रखेंगे एंजेला मर्केल। कौन थी? एंजेला मर्केल ओलाफ स्कॉल्ज से पहले चांसलर रहा करती थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किसका उल्लेख मिलता है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 की बात की जाए साथी तो यहाँ पर ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। किसका? अनुच्छेद 40, जो कि आपका डीपीएसपी में, किसमें? डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका उल्लेख है। याद रखेंगे किसका उल्लेख मिलता है? तो ग्राम पंचायत का उल्लेख मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि टाइप नहीं हो पाए। ठीक है, इनमें से आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था सबसे छोटा महासागर। क्या पूछा गया था? सबसे छोटा महासागर। ठीक है, सबसे छोटा महासागर की बात की जाए तो याद रखेंगे आप लोग सबसे छोटा महासागर हो जाएगा आपका आर्कटिक। क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, आर्कटिक महासागर हो जाएगा। और वर्तमान में पृथ्वी पर कुल 5 महासागर है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था जीवन यापन के लिए जो किसान कृषि करते हैं उसे क्या कहते हैं? जीवन यापन कृषि पूछा था। जीवन यापन कृषि के बारे में पूछा था, क्या होती है ये? तो याद रखेंगे इसको हम एक शब्द में कहते हैं आजीविका कृषि। क्या कहते हैं? आजीविका कृषि। इसका मतलब क्या होता है साथी? हम जीवन जीने के लिए केवल कृषि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि खाने के लिए अनाज लगाते हैं। ऐसे क्वेश्चन आया था। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था साथी, उसमें पूछा गया था पानीपत का थर्ड युद्ध। क्या पूछा गया था? पानीपत की थर्ड बैटल के बारे में पूछा गया था। तो ये हुई थी 1761 में, जो कि अफगान और मराठा सरदारों के मध्य हुई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था शरीर की सबसे छोटी मौलिक इकाई। शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, सबसे छोटी इकाई, इसके बारे में याद रखेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथी? कोशिका हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कोशिका। इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन और आया था जिसका नाम था समस्थानिक क्या होते हैं। क्वेश्चन आया था कि समस्थानिक क्या होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन आया था। देखो, समस्थानिक की बात की जाए, जैसे ये आपका Na है यानी कि सोडियम का सूत्र है, इसमें से कोई और सूत्र मान लीजिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन आपको मानना है केवल। यदि इसका परमाणु क्रमांक, क्या कह रहा है? परमाणु क्रमांक इन दोनों का यदि बराबर हो जाए तो वो समस्थानिक हो जाएंगे। जबकि इन दोनों का परमाणु भार बराबर हो जाए, क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो वहां पर समभारिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? यदि क्रमांक बराबर है, परमाणु क्रमांक बराबर है किन्हीं दो तत्वों का, तो वो समस्थानिक होते हैं। जबकि किन्हीं दो तत्वों का परमाणु भार बराबर है तो वो समभारिक होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन साथी और पूछा गया था कि धनानंद को किसने हराया था? जो धनानंद था नंदवंश का अंतिम शासक, इसे किसने हराया था? ठीक है, धनानंद को किसने हराया? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन याद रखेंगे आप लोग, इसको हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आपको पता होगा जब चाणक्य का अपमान कर दिया था किसने? धनानंद ने। तो चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से चाणक्य ने क्या कर दिया था? धनानंद को निपटवा दिया था, यानी कि खत्म करवा दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और ये कब हुआ था? तो 321। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 321 BC में धनानंद को मारा गया था। ठीक है, इसके अलावा साथी एक क्वेश्चन और पूछा गया था, सूर्य, क्या पूछा गया था? सूर्य जब आभासी रूप से, कैसे? सूर्य जब आभासी रूप से कहां पर होता है? आभासी रूप से आपका कहां पर होता है? नवंबर अक्टूबर माह में। कहां पर होता है? इस तरह से क्वेश्चन आया था कि अक्टूबर और नवंबर माह में सूर्य किस गोलार्ध में या किस आभासी गोलार्ध में होता है? ठीक है, याद रखेंगे। तो सूर्य जो होता है, इस तरह से पृथ्वी है और पृथ्वी में 2 गोलार्ध हैं। पृथ्वी में 2 गोलार्ध हैं, एक आपका साउथ पोल है, एक साउथ है, एक आपका नॉर्थ है। जब सूर्य नवंबर, देखो यहाँ पर याद रखेंगे, सूर्य जून से लेकर के दिसंबर तक कहाँ पर रहता है? दक्षिणी गोलार्ध में। जबकि दिसंबर से लेकर जून तक कहाँ पर रहता है? उत्तरी गोलार्ध में। तो याद रखेंगे अक्टूबर नवंबर पूछा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ गोलार्ध। ठीक है, इसके अलावा साथी थर्ड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है? जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा गया था। तो इसके बारे में याद रखेंगे, जल में घुलनशील है BC का मतलब है भैंस गई पानी में। ठीक है, तो BC जल में घुलनशील है। बाकी जो A, D और E और K जो विटामिन है, ये आपकी किसमें है? बसा में घुलनशील है। ठीक है, इनको भी याद रखेंगे। इसके अलावा साथी क्वेश्चन पूछा गया था, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न कब मिला? किसको? जो सचिन पाजी हैं, इनको भारत रत्न कब मिला? इस तरह से क्वेश्चन आया था। ठीक है, किसको? सचिन को भारत रत्न कब मिला? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे 2014 में भारत सरकार के द्वारा 2014 में इनको क्या दिया गया था? आपका भारत रत्न दिया गया था। जबकि क्वेश्चन इन्हीं से और पूछा गया था, प्लेइंग इट माई वे। क्या पूछा गया था? प्लेइंग
प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे पुस्तक किसकी है? तो ये भी याद रखेंगे किसकी है, सचिन पाजी की है। किसकी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे सचिन पाजी की ये भी पुस्तक है। कौन सी? प्लेइंग इट माई वे, ठीक है। इसके अलावा साथी एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो आपका राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? जो आपका राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? किसमें? आरएस में। तो याद रखेंगे 12 करता है, ठीक है। इससे पहले एलएस में यानी कि लोकसभा में 2 करता था, लेकिन 104वें संविधान संशोधन के तहत इनको खत्म कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया था, जो आपका अनुच्छेद, क्या पूछा गया था? अनुच्छेद 352 के बारे में पूछा गया था, और अनुच्छेद 360 के बारे में पूछा गया था। इस तरह से 2 क्वेश्चन थे। तो 352 में तो हो जाएगा आपका राष्ट्रीय आपात, क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आपात हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे 352 में। जबकि जो आपका अनुच्छेद 360 है, इसमें क्या है? वित्तीय आपात। जब हमारे पास पैसा खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वित्तीय आपात हो जाएगा, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपात है, ये आपका कहाँ से लिया गया है? तो याद रखेंगे जो आपका 1935 का अधिनियम था, इससे लिया गया है। जबकि माफी चाहेंगे, ठीक है। जब यदि आपका राष्ट्रीय आपात मुझे कहाँ से लिया है, तो याद रखेंगे जर्मनी से लिया है। कहाँ से? जर्मनी से। जबकि जो वित्तीय आपात है, ये यूएसए से लिया है, ठीक है, याद रखेंगे। और जो आपका राष्ट्रपति शासन है, वो 1935 के अधिनियम से, जो कि 356 में है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा साथ ही कुछ और क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनमें से एक क्वेश्चन आया था कि जो आपका अनुच्छेद 51 है, क्या पूछा गया था? अनुच्छेद 51A में क्या है? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे इसमें क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है। क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी है, यानी कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी, मौलिक कर्तव्य, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अनुच्छेद 51A में क्या है साथी? फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेंगे। इसके अलावा साथी एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि जो चार्टर एक्ट 2016 के तहत, चार्टर एक्ट 1600 के तहत, 1600 ईस्वी के तहत जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, किसका? ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ, तो इस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? इस तरह से क्वेश्चन आया था। तो याद रखेंगे इस समय एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी? एलिजाबेथ प्रथम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो अभी मरी है वो एलिजाबेथ द्वितीय है। जबकि 1600 ईस्वी में जब आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी, तो इस समय महारानी कौन थी? आपकी एलिजाबेथ प्रथम थी। इस तरह से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यही तो साथी क्वेश्चन थे, इनको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे और अच्छे से रिवीजन कर लेंगे। एक बार पुनः क्लास देख लेंगे, जिससे आपके एग्जाम में फायदा हो सकता है, ठीक है। तो ये थी साथी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास और एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो सबसे पहले आपको एक बार सेशन को लाइक करना है, दोस्तों में सेशन को शेयर करना है। जिनका भी पेपर बाकी है उनके लिए शेयर जरूर करना है, ठीक है। और यदि चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है, यदि आपको एनालिसिस पसंद आ रहा है तो एक बार से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नियमित रूप से आपको क्लास मिलती रहे, ठीक है। देखते रहिए जीएस हब बाय डीएस सर। बड़ों का सम्मान करना, छोटों को प्यार देना और अपना भी ख्याल रखना। मिलते हैं कल इसी टाइम। जय हिंद।